नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं युवा जोश से लबरेज और युवा नेता, बड़े नेता चिराग पासवान जी। चिराग जी, आपका बहुत स्वागत है। एक बात बताइए कि तमाम टीका, तमाम कलेवा बांध के हेलीकॉप्टर पर आप जो घूम रहे हैं, तो एक गाना था, आजकल पांव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे, ये क्या हो रहा है? देखिए, हेलीकॉप्टर पे तो घूमना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह भी हेलीकॉप्टर ही है। सो ऐसे में बट हाँ, टीका, इन धागों का आपने जिक्र किया, ये मेरी आस्था से जुड़ा हुआ है और मैं मानता हूँ, मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। पूजा पाठ करता हूँ रोज़, कितनी भी व्यस्तता क्यों नहीं हो, मेरी 1.5 घंटे की पूजा रोज़ होती है, वो करके ही निकलता हूँ। सुबह के मुझे 6 बजे भी निकलना हो तो भी मैं 3 बजे उठूँगा और 1.5 घंटे की पूजा करके फिर मैं जाऊँगा। बहुत मानता हूँ और पिछले 2.5-3 साल मेरे जीवन में आपने देखा ही, जितने उतार चढ़ाव से भरे हुए रहे, इस आस्था ने मुझे वो ग्रेविटी दी, वो संयम दिया, वो धैर्य दिया इन परिस्थितियों से जूझने का। तो इन चीज़ों ने मुझे इतना नियंत्रित किया है जीवन में कि कोई अच्छी खबर मुझे तो उत्साहित करके मेरा दिमाग ख़राब नहीं करती और कोई बुरी खबर मुझे डिप्रेस नहीं करती। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो अब तो आप हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए हैं और हेलीकॉप्टर जो है वो कहाँ पर लैंड करने वाला है? सब कोई कह रहा है 400 पार, 400 पार, वो तो दिखता नहीं। मैं मानता हूँ कि वो भी होगा और सरलता से होगा। फ़िलहाल बिहार में कैंपेन कर रहा हूँ एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माय स्टेट, ये मैं ज़रूर कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार से हम लोग जीतेंगे। बिफोर कि आप काउंटर क्वेश्चन करें और बोलें कि आप तो गठबंधन में, इसीलिए आप बोलेंगे, मैं डेटास पे काम करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स पे काम करता हूँ, रिसर्च मैं खुद बहुत करता हूँ। मेरा रिसर्च मेरा विश्वास को बढ़ाता है। 2019 में हम लोग 3 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी। 3 दल हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीत गए। इस बार हम लोग 5 दल हैं, 2 ऐसे दल जो कि उस वक्त विपक्ष के साथ थे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि इस बार हमारे गठबंधन के साथ हैं। तो आज जब हमारा गठबंधन मजबूत हुआ है तो मैं मानता हूँ कि एक सीट जो किशनगंज की पिछली बार हम लोग चूक गए थे, इस बार वो भी जीतेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये फ़लसफ़ा और ये फ़िलॉसफ़ी कि आपने जिस तरीके से कहा कि मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आया और मैंने बिना उस उतार चढ़ाव से, जैसे कहते हैं ना कि उसने आपको इम्पैक्ट नहीं किया, अफेक्ट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो आप गुजरे, आपकी पिताजी की सबसे पहले मूर्ति तोड़ी गई, आपको बंगले से हटाया गया, आपकी सिक्योरिटी छीन ली गई थी, उसके बावजूद आप इस गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ क्यों गए? क्योंकि ये सवाल लोगों के दिमाग में खटक रहा है और जोर से खटक रहा है कि चिराग के साथ काफ़ी कुछ हुआ। अनुराधा मैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी लड़ाई मेरे घर के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए या मेरे एज एन इंडिविजुअल के लिए नहीं है ना। आप अगर आपको सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए लड़ाई लड़नी है और जीवन जीना है तो राजनीति तो वो क्षेत्र नहीं है, फिर वो कतई नहीं हो सकता। फिर आप राजनीति से दूर हो जाइए, आप कोई बिजनेस कीजिए, अपने लिए बड़ा मकान बनाइए, अपने लिए गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्था कीजिए और ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। पर अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो वो समर्पण आपका जनता के लिए होना चाहिए। मैं एक बंगले के लिए नहीं लड़ सकता आज की तारीख में, जहाँ मेरे देश में, मेरे प्रदेश में करोड़ों परिवार बेघर हैं आज की तारीख में। उनकी आवाज़ की चिंता करने की सोच के साथ आप राजनीति में आते हैं। अगर मैं अपने बंगले की लड़ाई में उलझ जाऊंगा तो मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के तो कोई मायने ही नहीं रहते। इसीलिए उस वक्त वो परिस्थितियां हुई थी और मैंने उसको सर आंखों पे लिया, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मैं एलिजिबल था उस घर पे रहने के लिए। हाँ, जिस तरीके से वो घटना चक्र घटा उससे मुझे शिकायत आज भी है। बेटर कम्युनिकेट किया जा सकता था, जिस तरीके से घर खाली कराया गया वो शिकायत मुझे आज भी है। पर जैसा मैंने कहा, दुख है, मेरी और कोई यादें नहीं है ना, उस घर की हैं। और 34 साल जिस घर में आप रहे, 3 घंटे में आप निकल गए, उस घर को पीछे मुड़कर देखने तक का समय मुझे नहीं दिया गया। तो वो होता है ना, वो लास्ट मेमोरीज आप कैप्चर करते हो किसी जगह की। आप कहीं जाते हैं, देश विदेश आप जाते हैं, आप किसी होटल में भी 4 दिन रुकते हैं तो होटल से भी मोह हो जाता है। मैं तो कहीं जाता हूँ, मैं हर जगह की मैं वीडियोस बनाकर मैं रखता हूँ। तो मेरे पास 12 जनपद का कोई वीडियो ही नहीं है।
कोई फ़ोटो ही नहीं, मतलब वो जो दिन त्योहार पे जो खींचे हुए हैं वही हैं। अगर पहले से पता होता मैं पूरे घर का एक वीडियो बनाता, कम से कम एक मेमोरी रहती, तो उस समय नहीं दिया गया। पर एक बात बताइए चिराग की, झुका कौन फिर? बीजेपी झुकी या चिराग पासवान झुके? चिराग पासवान ने अपने आप को इतना काबिल किया कि चिराग को साथ रखने की अहमियत महसूस होने लगी। वो समय ज़रूर था जहाँ पे मेरी पॉलिटिकल ऑबिचुरीज लिख दी गई थी, मुझे पूरी तरीके से नकार दिया गया था राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। मैंने तो यहाँ तक अपने बारे में सुना है न्यूज़ डिबेट्स में कि आखिरी बार चिराग पासवान का नाम आज हमारे चैनल पे इस्तेमाल हो रहा है, इसके बाद कभी उसका नाम दोबारा लिया नहीं जाएगा, तो नकार दिया गया था। बट हाँ, बिना इस उम्मीद के कि एट द एंड ऑफ द रोड मुझे क्या मिलेगा, मैं सिर्फ काम करता रहा। सही तो बताइए, मोदी जी ने आपको फ़ोन किया कि चिराग आ जाओ, अमित शाह ने आपको फ़ोन किया चिराग आ जाओ, या चिराग पासवान ने खुद फ़ोन किया? मेरे प्रधानमंत्री को हमेशा इस बात का विश्वास है और मैंने उनको ये विश्वास दिया है, और मैं चाहता हूँ कि वो इस विश्वास को हमेशा रखें कि चिराग उनसे कभी दूर गया ही नहीं था और जा ही नहीं सकता। मैं कभी नहीं, उनके हनुमान थे। मैं बिल्कुल, मेरा समर्पण अनुराधा मैम मेरे प्रधानमंत्री के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये व्यक्तिगत तौर पर है, मुझे उनसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। राजनीतिक लाभ लेना होता तो जब मेरे साथ ये सब चल रहा था, मैं उस वक्त भी उनको फ़ोन करता, मैं उस वक्त भी उनसे मदद मांग सकता था, बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे कह सकता था। मुझे उनसे राजनीतिक कोई लाभ नहीं, मेरा उनका रिश्ता बहुत अलग है और ये बहुत व्यक्तिगत स्तर पर है। और गाहे बगाहे कभी कभी मेरे प्रधानमंत्री इसको एक्सप्रेस कर जाते हैं, जिस तरीके से मुझे गले लगाना या मुझे अपना छोटा भाई कहना, ये उस रिश्ते की झलक है जो मेरे और उनके बीच में है। तो वो टच हमेशा रहा। जब ये दौर भी आया तब भी वो मेरे संपर्क में हमेशा रहे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वन फाइन डे उन्हें बोलना पड़े कि अब आ जाओ। लेकिन एक बात तो है ना कि आपने आप अपनी बात पर अड़े रहे, जिसे कहते हैं ना कि आप अड़ गए कि हाँ ठीक है, फैमिली का और कोई नहीं, क्योंकि उस समय फैमिली ने आपको शायद सपोर्ट नहीं किया, फैमिली में तोड़ हो गई, आपके चाचा मंत्री बन गए, एमपीज पार्टी के निकल गए। तो उस समय की जो टीस और खीज थी, उसको फिर आपने कैसे निकाला? मैंने नहीं निकाला, मैं नहीं रखता मन में कुछ, मतलब मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी संत गुरु महात्मा नहीं साउंड करना चाहता, बट ऑनेस्टली मैं नहीं रखता मन में कुछ। मेरी प्रायोरिटीज़ क्लियर है और मैं मानता हूँ कि जीवन में सबसे भटकाव है, आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। मेरे लक्ष्य कुछ और हैं, मेरे गोल कुछ और हैं। आज भी लोग बोलते हैं कि चाचा के साथ ये, चाचा के साथ वो मेरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में कहीं नहीं है। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ और उस दौर से लेके अभी तक गंगा में से बहुत पानी बह गया है। तो मेरी राहें अलग हो गई हैं और मेरी उस लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर चिराग कहेंगे तो मैं उनके लिए जा करके कैंपेन कर सकता हूँ। तो अगर जब आपकी राहें अलग हो चुकी हैं और बड़ा दिल हो चुका है और आप उससे गुजर चुके हो, तो ये बताइए कि क्या आप उनको कहेंगे खुले दिल से, खुले मन से कि आइए और कैंपेन कीजिए? मैं ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ आए कैंपेन करें। बट जब मैं ये कहता हूँ, मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैंने अपने पापा को कभी नहीं कहा कि आप आइए मेरे लिए कैंपेन कीजिए। 2 चुनाव पापा ने मुझे लड़वाए, बट मैंने उनको कभी नहीं कहा कि पापा प्लीज़ आइए कैंपेन कीजिए। पापा को मैंने अपने नामांकन में कभी निमंत्रण नहीं दिया। मेरे पापा ही है ना ये। अब नहीं मानेंगे तो ज़रूर फिर वो औपचारिकता अब अगर निभानी है रिश्तों में तो फिर निभाई जाएगी। तो आप खुले मन से कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं, आपके लिए कैंपेन कर सकते हैं? प्लीज़ आए, ज़रूर। तो कब आएंगे? अब तो आपका इलेक्शन बहुत नज़दीक है, आप उनको बुला रहे हैं? मैं आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ ज़रूर कि वो ज़रूर आए। कब आएंगे कि भी नहीं आएंगे, अनुराधा मैम, पिछले 2.5-3 साल में राजनीति को लेकर परिवार में जो कुछ भी हुआ, बट मैंने वो व्यक्तिगत सम्मान हमेशा रखा है। मेरे पिता वो, मैं इसको नहीं नकार सकता। वो रिश्ता कोई दुनिया की ताकत मुझसे नहीं छीन सकती। वो कई बार कहते हैं कि मैं उनका खून नहीं हूँ, चाचा भतीजे का रिश्ता नहीं है, कोई ताकत नहीं छीन सकती, वो रिश्ता है। और मैं आज भी उस रिश्ते की मर्यादा को, उस सम्मान को मैं बरकरार रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हर कदम पे मेरे साथ रहें। पापा के बाद एक वही रह गए हैं, मुझे अपने साथ रखते मुझे हमेशा अच्छा लगता। बस तकलीफ मुझे इस बात की रही अनुराधा मैम कि उन्होंने कभी मुझे अपना बेटा माना ही नहीं। एक बार बस ज़िंदगी में दिल से मुझे अपना सगा बेटा वो मान लेते, तो मुझे लगता ही नहीं कि परिस्थिति आती। आज अगर पापा जीवित होते मैम, आप ही मुझे बताइए, मैं लाख बुरा होता, मैं लाख गलतियां करता, क्या पापा मुझे घर से निकाल देते?
क्या वो इस तरीके से मुझे सड़क पर अकेला छोड़ देते, पार्टी से मुझे निकाल बाहर फेंकते? नहीं करते ना। मैं उनसे भी पूछूंगा, उनका अपना भी सगा बेटा है, कल को वो अगर कोई गलती करेगा तो क्या वो उसके साथ वैसा ही करेंगे जैसा मेरे साथ किया उन्होंने? नहीं करेंगे। तो एक बार दिल से मुझे अपना बड़ा बेटा मान लेते, कोई तकलीफ ही नहीं होती। पापा को मिस कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, हर रोज़ करता हूँ, और अभी तो बहुत ज़्यादा करता हूँ मैम। छोटी छोटी चीज़ें, पता नहीं लोग इस बात को कितना एहसास होता है नहीं होता है। इस बार मुझे सिंबल देने वाला कोई नहीं। हर बार पापा मुझे सिंबल देते थे, इस बार खुद ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, खुद ही को सिंबल देना है, तो कोई सिंबल देने वाला भी नहीं। तो बहुत चीज़ें हैं, मिस करता हूँ। नामांकन के दिन वो कस के मेरा हाथ पकड़ कर लेकर जाते थे, क्योंकि वो नर्वस होते थे और उन्होंने हाथ मेरा कस के पकड़ा होता था। तो छोटी छोटी फीलिंग्स हैं, वो मिस करता हूँ। कहते हैं कि चिराग पासवान ना रामविलास पासवान के सही पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान भी उनको लालू यादव कभी बोलते थे कि बहुत बड़ा मौसम वैज्ञानिक है। भांप लेते हैं रामविलास पासवान की सत्ता किस तरफ जा रही है। तो चिराग पासवान ने भी भांप लिया कि सत्ता किस तरफ जा रही है, और वो उस तरफ वे ऑल जितनी भी चीजें थी उसको घूट उसका पी करके वो सत्ता के साथ चले गए। उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं का खून मेरी रगों में है, तो ये गुण तो आना ही था। बट इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। पापा रहते ही मेरे जूनियर मौसम वैज्ञानिक वाले गुण दिखने लग गए थे। 2014 में आप भी जानती हैं, वो जिस अलायंस में थे, चेंज नहीं करना चाहते थे, उस वक्त भी मैंने बहुत पुश किया, बहुत इंसिस्ट किया उनको कि वो एनडीए के साथ आए, प्रधानमंत्री जी का वो समर्थन करें, और उन्होंने इवेंचुअली किया भी। बट हाँ, जो पापा में था वो मेरे में भी है। हम लोगों ने कभी भी सत्ता आ गई है इसलिए हम उसके साथ जाएं, कभी नहीं किया। पापा का आप इतिहास निकाल कर देखिए, कभी पोस्ट पोल अलायंस कि अब इनकी सरकार बन रही है तो हम अलायंस कर दें, नहीं। हमेशा उन्होंने प्री पोल अलायंस किए। अब ये एक शुभ संकेत या निशानी के तौर पर इसको देखा जाए कि वो जिसके साथ गए सरकार उसकी बनी। 2020 में मुझे भी ये मौका मिला था, अगर मैं सत्ता के साथ जाना चाहता तो 2020 में मैं अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ करता, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन से कॉम्प्रोमाइज़ करता और एनडीए के साथ रहता। 15 सीटें दी जा रही थी, मैं लड़ता, तो केंद्र में मैं मंत्री होता, बिहार में मेरे 1-2 मंत्री होते। बट वो रास्ता अलग करने का मैंने चुना, क्योंकि ये भी पापा ने ही सिखाया कि सिद्धांतों से, विचारों से समझौता कभी नहीं। अच्छा, मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, हर चीज़ में मोदी की गारंटी कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी, मेरी ये गारंटी है कि मोदी जो है वो 180 से ज़्यादा नहीं पार कर रहे हैं। अब इसमें क्या आपको क्या लग रहा है, किसकी गारंटी किस पर हावी? सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, राहुल जी की गारंटी पे उनके पार्टी के लोग ही विश्वास नहीं करते, तो देश तो बहुत दूर की बात है कि वो विश्वास करेंगे। प्रधानमंत्री जी की गारंटी, ये वो विश्वास जो लोगों का पिछले 10 सालों में उनके प्रति बना है, ये इस गारंटी की गारंटी लेता है। ये विश्वास कैसे बना? उन लाभार्थियों के माध्यम से। अनुराधा मैम, ये छोटी बात नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना आज हमारे देश में चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा कि आज प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को फूड की गारंटी लेके आए थे। My father was the minister of that department, of that ministry that time, and उन्होंने इस स्कीम को डिज़ाइन किया, एंड प्रधानमंत्री जी का उसमें बहुत उनका भी विजन था इसको लेकर। कोरोना के वक्त इसको किया गया था और आज 3 साल होने को आए हैं, आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता करके शौचालय बनाता है, उनके लिए उज्ज्वला योजना देता है। एक गरीब व्यक्ति को आज चिंता नहीं होती कि घर में कोई बीमारी हो गई तो हमें जेवर बेचना पड़ेगा या ज़मीन बेचनी पड़ेगी, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। ये वो बेनिफिशरीज हैं, ये वो लाभार्थी हैं जो खामोश रहेंगे बट प्रधानमंत्री का साथ। मैं तेजस्वी यादव का इंटरव्यू कर रही थी और उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही बड़ी बात है और इतना ही देश में काम, तो क्या पहले लोगों को राशन पानी नहीं मिलता था, पहले चीनी नहीं मिलती थी, पहले गैस के सिलेंडर का क्या प्राइस था? आज आप देख लीजिए क्या है स्थिति। तो अगर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन ही पहुंचा रहे हैं तो देश में गरीबी तो और नीचे चली गई। गरीबी नीचे नहीं गई, ये वो सहूलियतें हैं जो हैंड होल्डिंग के तहत देनी ज़रूरी है। 2047 तक जब हम लोग भारत को एक विकसित देश बनाने के संकल्प के साथ, उस लक्ष्य को हम लोग साधने निकले हैं, ऐसे में ये बुनियादी, जब तक वो
गहराई, वो खाई भरी नहीं जाएगी, उसके ऊपर आप इमारत तैयार नहीं कर सकते, वो भरनी ज़रूरी है। इसके परिणाम देखिए आप, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना, उज्ज्वला देना, आयुष्मान के माध्यम से किसान सम्मान निधि देना, इनसे इनका परिणाम देखिए। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। ये एक बड़ी आबादी है, और जब तक 100% लोग निकलेंगे नहीं, हम लोग विकसित देश की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये हैंड होल्डिंग करनी होगी। देश की एक बड़ी आबादी टैक्स पे करती है, टैक्स का पैसा अगर गरीब कल्याण योजनाओं में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इससे खूबसूरत और कोई परिस्थिति नहीं हो सकती। एक बात बताइए, आप बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, उसमें आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि न तो बिहार को कोई स्पेशल पैकेज मिला प्रधानमंत्री के द्वारा, न बिहार की ऐसी उस तरह की उन्नति हुई जैसे और प्रदेशों की हुई है। तो उसमें आप अब कहाँ देख रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा तो बिहार को मिला नहीं? तो आपका जो ये डेफिनेशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो कितना हो पाएगा? किसी भी समस्या का समाधान आप तब कर सकते हैं जब उसकी जड़ को आप समझते हैं कि शुरुआत कहाँ से है। मैं मानता हूँ, राजनीति का विद्यार्थी हूँ, स्टडी करता हूँ इन सब चीज़ों को। एक लंबा समय बिहार ने विरोधाभास में निकाला। क्या था ये विरोधाभास? भारत का संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकारें हैं, केंद्र की सरकार के अपने अधिकार, राज्य की सरकार के अपने अधिकार, भारत का संविधान ये ढांचा बनाता है भारत के गवर्निंग सिस्टम को लेकर। ऐसे में लंबे समय तक विरोधाभास की सरकारें रहीं, 27 साल तक अनुराधा मैम। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब बिहार में एनडीए की थी तो केंद्र में यूपीए की थी, जब केंद्र में एनडीए की हुई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। ये डबल इंजन की सरकार जो मेरे प्रधानमंत्री जिसका जिक्र करते हैं उसका लाभ होता है। विरोधाभास में ना परियोजनाएं लटक जाती हैं, केंद्र की योजना धरातल पर राज्य में नहीं उतरती, राज्य की योजनाओं को स्वीकृति केंद्र से नहीं मिलती, ये कंसर्न्स आते हैं। उत्तर प्रदेश इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। उत्तर प्रदेश और बिहार के हालात कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं थे। आज से 10 साल पहले हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, पर इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ा, ये डबल इंजन की वजह से हुआ। आज मैं मानता हूँ जब एक लंबे समय के बाद पुनः बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, तो मैं मानता हूँ कि बिहार में जो कमियाँ रही थी उनको ये सरकार पूरा करेगी। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक ऐसा विजन है जो विकसित बिहार को लेकर शायद ही कोई ऐसी समस्या होगी जिसका समाधान इसमें ना हो। लेकिन चिराग, एक बात बताइए कि एनडीए की सरकार 2014 में आई, उसके बाद से लगातार 6-7 साल तक तो नीतीश जी एनडीए के साथ ही थे, तो डबल इंजन की सरकार तो तब भी थी। नहीं, फिर ऐसा उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार नहीं, थी ना? मैं तो 14 की बात कर रही हूँ, जब बीजेपी आ गई। बीजेपी और जेडीयू का जबरदस्त गठबंधन रहा है। नहीं, तो 14 में केंद्र में एनडीए की सरकार आई, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री जी अलग हो गए थे। 14 का चुनाव थोड़े दिन के लिए, बहुत कुछ सालों के लिए कुछ पहले नहीं, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि एग्जैक्टली अगर आप 10 साल का टेन्योर देखेंगे तो 3 साल को निकाल देंगे, तो 7 साल तो दोनों की सरकार रही। नहीं, 7 साल नहीं रही, 17 से लेकर हम लोग 21 तक हम लोग साथ में रहे। 17 से 21 का बस वो पैच था जो हम लोग तो को साथ में तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। तुरंत होता भी नहीं है। आज मेरे प्रधानमंत्री 10 साल के बाद भी कहते हैं कि ये तो ट्रेलर ही है। तो आपको लगता है क्या कि जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, जो आज साथ में हैं, नीतीश कुमार जी, उनका आपके पिताजी से किसी वक्त बहुत अच्छा रिश्ता था, बाद में वो रिश्ता बिगड़ गया, कि वो अब इस सरकार को या उस विजन को लेकर ढो के चल सकते हैं? जो प्रधानमंत्री का विजन है उसको क्या नीतीश कुमार कार्यान्वित कर सकते हैं? क्या उनमें अब वो दम खम कुछ भी रहा? मैं मानता हूं बिल्कुल कर सकते हैं। ये विजन की बात होती है, सोच। वो सोच जब तैयार है, और वो डबल इंजन की सरकार ने जब मिलकर वो सोच तैयार की, और अभी भी मैं बोलूँगा बिकॉज ये अलायंस वापस जो हुआ है ये बहुत नियर टू द इलेक्शंस ये अलायंस हुआ है लोकसभा चुनाव के आसपास। मैं मानता हूँ शुरुआत अब इस चुनाव के बाद होगी। 4 जून के बाद सही मायनों में बिहार को वो डबल इंजन की सरकार का सोच, विजन, लाभ दिखेगा। मुख्यमंत्री जी के दमखम का आपने जिक्र किया, मैं मानता हूँ उनमें वो अनुभव है। देखिए, मैं जब उनसे अलग भी था, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम दोनों के बीच में भी थे, तब भी मैंने उनके अनुभव का, उनके तजुर्बे का मैंने सम्मान किया, और वो है उनके पास। बस वो सम्मानीय रह जाएंगे? नहीं, अनुभवी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
भारत का संविधान मुख्यमंत्री को सिर्फ सम्मानीय तक नहीं रखता है। जब आज की डेट में बात हो रही है कि जो पब्लिक डिस्कोर्स है आज की डेट में चुनाव का, वो काफ़ी नीचे गिरता चला जा रहा है। कभी मंगलसूत्र सोना निकाल दो, कभी कहते हैं ये है, मतलब ऐसा डिस्कोर्स पहले शायद नहीं, हिंदू मुसलमान, मतलब बहुत ही अजीब और निम्न स्तर का डिस्कोर्स हो रहा है। उस पे चिराग पासवान का क्या व्यू है? क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ जाति, धर्म, इन सब की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है। जब आप चुनावी रण क्षेत्र में हैं तो बात सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की होनी चाहिए और मुद्दे सिर्फ और सिर्फ विकास के होने चाहिए। मैं जात पात धर्म मजहब में, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। मैं मानता हूँ कि एक गरीब जो बिहार के या देश के किसी भी गांव में रह रहा है, उसकी सिमिलर समस्याएं हैं, उसकी आज भी बुनियादी ज़रूरतें हैं और हर राजनेता की जिम्मेदारी है कि उसकी बुनियादी ज़रूरतों को ही एड्रेस करे, उसी पे चर्चा होनी चाहिए। जब ये सब चर्चाएं होती हैं हिंदू मुस्लिम, ये सब से भटकाव है। तो एग्जैक्टली ऑपोजिशन यही तो कह रहा है, इंडिया अलायंस यही तो कह रहा है कि ना तो आप लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ना विकास की बात कर रहे हैं, आप मंगलसूत्र से सोना खींचने की बात कर रहे हैं, आप संविधान, कोई आपका लीडर, एनडीए का लीडर कभी संविधान को बदलने की बात कर देता है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इस तरीके से बातें क्यों नहीं, विकास का मुद्दा क्यों नहीं सेंटर स्टेज पे है? हम लोग बात कर रहे हैं उज्ज्वला को लेकर, आयुष्मान को लेकर, अनाज जो 5-5 किलो मिल रहा है उसको लेकर, किसान सम्मान निधि को लेकर, ये वो सरसरी बेरोजगारी, बातें हैं। ये तमाम वो विषय हैं जो विपक्ष की जिम्मेदारी है, बनाएं आप मुद्दा। मेरे प्रधानमंत्री जी ने रोजगार हम लोगों ने दिए हैं और रोजगार शिविर लगा लगा कर देश भर में केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी देकर हम लोगों ने दिए हैं। अभी भी मैं मानता हूं कि ये समस्या है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो इल्ज़ाम हम पे लगाए जाते हैं, विपक्ष क्या करता है? क्या ज़रूरत है आपको चुनाव के वक्त मुसलमानों को आरक्षण देने की बात को छेड़ने का, जिक्र करने की? मिल रहा है ना आरक्षण, हर जाति के मुसलमानों को आरक्षण संवैधानिक हक से मिल रहा है। उनमें जो अनुसूचित जाति के उनको मिल रहा है, इवन जो ऊंची जाति के जो गरीब मुसलमान हैं उनको भी मिल रहा है। पर जब आप इन बातों को मुद्दा बनाते हैं, ये किसने बनाया? ये हमने तो नहीं बनाया, ये विपक्ष उठाता है। तुष्टीकरण की राजनीति तो आप करते हैं ना, ये एक दूसरे पे सिर्फ आरोप। आरक्षण पर चिराग का क्या व्यू है? आरक्षण को चिराग किस तरीके से देखते हैं? आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जो समाज के एक ऐसे वर्ग को दिया गया है जो अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ा। ये कोई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है। ऐसे में ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ ये आरक्षण, उनके द्वारा निर्माण किया हुआ संविधान और ये संविधान के द्वारा दिया गया ये आरक्षण का अधिकार है। दुनिया की कोई ताकत तो जात होना चाहिए या आर्थिक आधार? जात या आर्थिक आधार? जात होना चाहिए आधार। क्यों? अनुसूचित जाति से आने वाले लोग क्या लोग हैं? ये वो लोग हैं, ये वो जातियां हैं जिनको हमारे संविधान में स्केड्यूल किया गया है, जिनका बेसिस अनटचेबिलिटी रहा है, जिनका आधार छुआछूत रहा है। ये वो जातियां हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी समय में छुआछूत की शिकार रहीं। गांव से बाहर इनको रखा गया, इनको देखना तक पाप माना जाता था। उन जातियों को स्केड्यूल किया गया और वो शेड्यूल कास्ट में आई। शेड्यूल ट्राइब का अपना आधार है, उनका ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन, उनकी परंपराएं वो अलग है, वो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स में आई। ऐसे में ही पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से लोग आते हैं। बट जब आधार जाति है आपको स्केड्यूल करने का, तो उस आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और जो लोग भ्रम फैलाते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो आरक्षण को समाप्त कर सके। अच्छा चिराग, ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली, या तो पार्टी को वो मिला के खत्म कर देते हैं या इतने ज्यादा रेड्स पड़वाते हैं कि पार्टी और उसके नेता खुद भाग के उनके शरण में चले जाते हैं। आप देख लीजिए, आप रीजनल पार्टीज की आप देख लीजिए हालत, महाराष्ट्र में क्या हुआ। आई थिंक दिस इज अ परपेचुअल फॉर्मेट जो दशकों से राजनीति पर का आपकी पार्टी भी तो उसी से गुजरी, आपकी पार्टी को भी तोड़ा गया। कोई दूसरा मेरी पार्टी को बढ़ाने के लिए क्यों मेहनत करेगा? ये जिम्मेदारी मेरी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन की थ्योरी सदियों से चलती आई है, जब से ये दुनिया है।
और अगर आप फिट नहीं हैं, आप नहीं सर्वाइव करेंगे। कोई दूसरा आपको परोस के पालने पोसने की जिम्मेदारी नहीं ली है, वो जिम्मेदारी आपके बस माता पिता की है, बस वही उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। कोई दूसरी पार्टी, मैं थोड़ी जाऊंगा कि हाँ आओ मैं अपना संगठन देता हूँ, आप मेरा संगठन इस्तेमाल करो, आप अपनी पार्टी को बढ़ाओ। ये काबिलियत आप में होनी चाहिए, ये सामर्थ्य, ये क्षमता आप में होनी चाहिए। हर वो व्यक्ति आपकी कमज़ोरी को पकड़कर आपको खींच के गिराने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको अपनी जगह बनानी है। यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है। ऐसे में वो प्रयास मेरे साथ किया गया, आज किया गया, 10 साल के बाद भी किया जाएगा, 20 साल। मेरे पिता जब तक रहे तब तक उनको प्रूव करते रहना पड़ा अपने आप को भारतीय राजनीति में। और ये कांस्टेंट फाइट है, हर किसी की रहेगी, बीजेपी की भी है। आज बीजेपी इतनी स्ट्रांग दिख रही है, पर आज से 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, ये आरोप बीजेपी वाले यूपीए पे लगाते थे, यूपीए की सरकार पे। उस वक्त सीबीआई को तोता बोला गया था, ये कांग्रेस के ज़माने में बोला गया था। तो एट द एंड ऑफ द डे ये परपेचुअल कंसेप्ट है, चलता है। धमकाया गया था? हाँ, आपको तो नहीं डराया धमकाया गया, या आपके चाचा को तो नहीं डराया धमकाया गया? शेर का बेटा हूँ नहीं डरता इन सब चीज़ों से। मेरे पास खोने के लिए बचा क्या मैम, बताया ना? नथिंग। मेरी पार्टी ले ली गई, मेरा परिवार तोड़ दिया गया, घर छीन लिया गया। आई हैव गॉट नथिंग टू लूज। कुछ बंदिशें हैं वो भी तोड़कर अब बस खुले मैदान में जीरो से स्टार्ट किया फिर से? लिटरली किया। अभी भी भले आप नेपोकिड बोलकर आप ये एलिगेशंस मेरे ऊपर अभी भी आते हैं, बट आप मुझे बताएं, मैंने नई पार्टी शुरू की, नए नाम के साथ, नए सिंबल के साथ, नए लोगों के साथ। तो ऐसे में मेरा जो कुछ था वो तो सब मुझसे छीन लिया गया। आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। ये कहा जा रहा है कि आपने अपने ब्रदर इन लॉ को, वो आप लोगों की फैमिली की ट्रेडिशनल सीट रही है, तो आपने अपने ब्रदर इन लॉ को दिया, क्यों? फैमिली में रखने के लिए वो? नो, सो यू टॉकिंग अबाउट जमुई की सीट जहाँ से मैं चुनाव लड़ता था। हाँ। तो 10 साल मैंने जमुई को मैंने नर्चर किया, और मेरा रिश्ता जमुई के लोगों से एक परिवार का रिश्ता बना, क्योंकि उन लोगों ने मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर भी देखा, और एक्चुअल में परिवार के लोगों की तरह उन लोगों ने मुझे संभाला। कभी शिकायत नहीं की कि अरे आप अपनी लड़ाई में उलझे हुए हैं, क्षेत्र पे ध्यान नहीं दे रहे, आए नहीं गए नहीं, कभी उन्होंने कोई शिकायत मेरे सामने नहीं की। ऐसे में मेरे अपनों के लिए मेरा कोई अपना ही उस प्यार से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे भी नर्चर कर सकता था। जैसे मैं बेटा बन के रहा, कोई दूसरा नेता जाता तो सांसद संसदीय क्षेत्र का रिश्ता होता। ऐसे में मेरा भी जुड़ाव उस क्षेत्र से मेरे जीजा जी के माध्यम से वैसे ही बना रहेगा, इस सोच के साथ। बट येस, व्हेन आई टॉक अबाउट माय ब्रदर इन लॉ, मैं कतई नहीं चाहूँगा कि उनकी पूरी काबिलियत को समाहित कर दिया जाए, बस इतना कहकर कि वो मेरे जीजा हैं। एक पढ़े लिखे युवा हैं, लंदन से उन्होंने MBA किया है, वो सोच है क्षेत्र के विकास को लेकर। और मैम, ये वो छवि है बिहार की जो मैं दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। आप मेरे प्रत्याशियों को देखेंगे, जो 5 उम्मीदवार मैंने उतारे हैं, आप भी प्राउड फील करेंगे बिहारी होने पर, जब ये लोग भारत की संसद में जाकर बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा एक अपना MY समीकरण है, मेरे MY में महिला हैं, युवा हैं। आप मेरे 5 प्रत्याशियों में देखेंगे 4 यंगस्टर्स हैं, हम 4 यंगस्टर्स हैं और 2 महिलाएं हैं। तो मैंने महिलाओं का भी ध्यान रखा, मैंने युवाओं का भी ध्यान रखा, और ये वो खूबसूरत छवि है, चारों के चारों, मतलब 5 के 5 आर्टिकुलेट। आप शांभवी को देखिएगा, समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, सबसे कम उम्र की, एक दलित वर्ग से आने वाली लेडी, सच आर्टिकुलेट यंग लेडी, इतनी खूबसूरती से बातों को रखती। इस तरीके की फैमिली के बच्चे क्या दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि जिस तरीके की उनकी पढ़ाई लिखाई है, जिस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड है, दादा से लेके नाना से लेके सब कुछ, तो ऐसे वाले बच्चे जब उनको आप दलित बोलते हो, तो आपको नहीं लगता है कि ये ज्यादती है? कतई ये जाती नहीं है, क्योंकि गाहे बगाहे ना ये सब हम सब ने झेला है। मैं तो अभी तक झेलता हूँ। मैं परसों नामांकन करने गया, बाबा साहब की तस्वीर पर मैंने माल्यार्पण किया, तस्वीर को इन्होंने दूध से नहलाया, विपक्ष के लोगों ने, कि वो तस्वीर अछूत होगी। अब इससे बड़ी आयरनी क्या होगी, बाबा साहेब इसी छुआछूत के खिलाफ तो लड़ते रहे, और आज उन्हीं की प्रतिमा के साथ वही छुआछूत की परंपरा को ये विपक्ष की सोच वाले लोग उसको धरातल पर उतार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इस परिवार से आते हैं तो आपको ये सब नहीं झेलना पड़ता। गाहे बगाहे वो हम सब का वो अनुभव है, बट हाँ, उस अनुभव के साथ अपनी बातों को रखने की वो क्षमता भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कल को जब ये चेहरे जाएंगे, राजेश हैं खगड़िया से, उनको आप देखिएगा जितने अच्छे से वो अपनी बातों को रखते हैं, अच्छा लगेगा।
एक बात बताइए, मोदी जी परिवार के खिलाफ बोलते हैं, जहां जाते हैं परिवार के खिलाफ बोलते हैं, तो ये आरोप तो आप लोगों पर भी, आपके कुछ प्रत्याशियों पर भी तो लगेगा ना। लगाई है, शांभवी के खिलाफ लगा है, आपके खिलाफ लगता रहा है, तो ये परिवारवाद को आप कैसे झेलेंगे? पहले तो मेरे बारे में थोड़ी परसेंटेज कम हो गई क्योंकि मेरे परिवार के लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, तो ऐसे में वो संख्या थोड़ी सी कम हो गई है। बट आई कांट शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट है परिवार। और बट हाँ, मैं मानता हूँ, और मेरे प्रधानमंत्री जी का भी आप संबोधन पार्लियामेंट का जो लास्ट सेशन था उसमें जो उनका लोकसभा में उन्होंने जो लास्ट स्पीच अपनी दी थी उसमें उन्होंने परिवारवाद की परिभाषा को बहुत खूबसूरती से उन्होंने परिभाषित किया। मैं भी मानता हूँ कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको मौका मिल सकता है, बट आपकी काबिलियत ही आपको अपनी मंजिल तक अंतोगत्वा लेकर जाएगी। मैं दो छोटे छोटे उदाहरण से इसको क्लैरिफाई करता हूँ। चिराग पासवान 2014 में एक्चुअल नेपोकेड बनकर उतरा था चुनाव में। मेरे पिता नहीं होते राजनीति में तो शायद मैं जमुई से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा होता। हाँ, गया तो था, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। बट हैविंग सेड दैट, मैं वो चुनाव नहीं लड़ रहा होता। सो आई वॉज एन नेपोकेड। उस वक्त का चुनाव में महज 85,000 वोट से मैं जीता। बट उसके बाद 2019 का चुनाव में 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता, क्योंकि उन 5 साल मैंने काम किया, लोगों ने मुझे स्वीकारा। नकारते तो मैं अगला चुनाव हार जाता। इसका एक और उदाहरण मैं देता हूँ। मैं ये दे रहा हूँ क्योंकि एक परिवार से आना ही जीत की गारंटी नहीं होती है। मेरी बहन मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ती हैं। मीसा दी ने 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव वो हारी। किनके सामने? एक कार्यकर्ता के सामने, रामकृपाल यादव जी। जब तक राजद में थे तब भी एक कार्यकर्ता की भूमिका में थे, भाजपा में भी एक कार्यकर्ता की भूमिका में है। तो सिर्फ आप एक परिवार से आते हैं वो जीत का मापदंड हो जाएगा या आपके सक्सेस को वो डिफाइन करेगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन मैं हमेशा पूछती हूँ और आप बोलते हैं अब कर लेंगे। बिल्कुल मत पूछिएगा इस बार, बिल्कुल नहीं। इस इलेक्शन के बाद क्या सेहरा सिर पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यू आपको ना एक्चुअल में कंपाइलेशन करना चाहिए आर्काइव से उन वीडियो को निकाल के कि आपने कब कितनी बार ये सवाल पूछा और हर बार आप फंस देते हो। और मुझे याद है रामविलास पासवान जी मुझे कहते थे कि चिराग की शादी होनी है, आप लड़की ढूंढ के लाइए। अब बताइए, क्या फिर से हम लोग शुरू करें लड़की ढूंढना? मुझे लगता है अब तो पापा भी जहाँ कहीं होंगे उन्होंने भी गिव अप कर दिया होगा। चलिए, चिराग हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।